ईरान और अमेरिका की डील फाइनल होने से पहले इजराइल ने भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा से लेबनान तक इजराइल ने बमबारी की है। लेबनान में हिजबुल्लाह की रिदवान फोर्स चीफ के साथ कई कमांडर इजराइल ने ढेर कर दिए हैं। आपको बता दें कि इजराइल के हमले से भड़के ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को भी मार गिराया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने राष्ट्रपति के साथ 3 घंटे की मीटिंग की है और मीटिंग के बाद ट्रंप के होश उड़ाने वाला फैसला भी लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खाड़ी युद्ध का कंट्रोल अब सिर्फ नेतन्याहू के हाथ में है। इजराइल फैसला कर रहा है कि कहां पर बम फटेगा, कहां तबाही मचेगी, कहां लाशें बिछेंगी। सारे फ्रंट पर बारूदी तांडव शुरू हो चुका है, जिसके साथ अमेरिका की युद्ध से भागने की कोशिश कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज में उसके फाइटर ड्रोन का शिकार शुरू कर दिया है। फ्रांस भी ईरान युद्ध में अपना बैटल कैरियर ग्रुप लेकर आ धमका है। इजराइल ने तो ट्रंप के रोकने के बाद भी गाजा और लेबनान को दहला दिया है। इजराइल की बारूदी प्लानिंग ने ईरान को भड़का दिया है। ईरान ने हॉर्मुज से इजराइल पर फोकस शिफ्ट करने का इशारा कर दिया है। अमेरिका और इजराइल से नए राउंड के युद्ध से पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई भी अब सीन में आ गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई से 2.5 घंटे की लंबी मुलाकात की। मीटिंग में मुज्तबा ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज में ट्रंप की नाकाबंदी हटने तक कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम लीडर ने ईरान को समझौते की टेबल पर अपनी सभी शर्तें मजबूती से रखने के निर्देश दिए हैं। जूनियर खामेनेई ने ये बात दोहराई है कि समझौते में लेबनान पर हमले बंद करने की शर्त भी शामिल है। नजदीक 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت. यानी ईरान उन्हीं शर्तों पर डील करेगा जो मुज्तबा ने तय की है। ईरान रिवोल्यूशनरी लड़ाकों ने धमकी दी है कि ट्रंप ने अगर जोर जबरदस्ती की कोशिश की तो अब की बार उसके जंगी जहाजों को कोई बचा नहीं पाएगा। IRGC कमांडर जनरल जावानी ने कहा है कि ट्रंप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। जावानी ने धमकी दी है कि ईरान में तख्ता पलट, ईरान का यूरेनियम और हॉर्मुज पर कब्जे के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते। अमेरिका की तरफ से फिलहाल समझौते की सिवाय कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन ट्रंप फोर्स वॉर जोन में रेडी है। ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर भी वॉर जोन में एंट्री ले रहा है। फ्रांस ने अपने कैरियर चार्ल्स डी गॉल को हॉर्मुज की तरफ भेज दिया है। कैरियर चार्ल्स डी गॉल मिस्र की स्वेज नहर से तेजी से हॉर्मुज की तरफ बढ़ता जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर लाल सागर की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसके बाद उसे हॉर्मुज के करीब तैनात किया जाएगा। ये फ्रांस और ब्रिटेन का ज्वाइंट मिशन है, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन के जहाज शामिल हैं। ईरान ने फ्रांस के तेल के जहाज को निशाना बनाया, जिसके बाद से फ्रांस बेहद गुस्से में है। यानी ईरान अब यूरोपीय महाशक्तियों के टारगेट पर आ चुका है। लेकिन फिलहाल ईरान को इजराइल की कोई काट नहीं मिल रही, क्योंकि नेतन्याहू ने अमेरिका से अलग ट्रैक पर चलकर दुश्मनों को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया है। बेरूत, नबातिये, गाजा, लोकेशन अलग अलग है, लेकिन बारूदी तस्वीरें एक जैसी सामने आने लगी हैं। धमाके की, तबाही की, आग की, धुएं की, क्योंकि इजराइल भयानक वॉर मोड में आ गया है। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है
कि ईरान और लेबनान में जब तक इजराइल के दुश्मन हैं तब तक युद्ध चलेगा। החומר המועשר מאיראן, כל החומר המועשר, ופירוק יכולות ההעשרה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה"ל ולגורמי הביטחון שלנו. गाजा और लेबनान को दहलाकर इजराइल ने ईरान को फिर से उलझा दिया है। मुस्तबा की उलझन ये है कि वो ट्रंप से समझौता करते हैं तो भी युद्ध रुकने की कोई गारंटी नहीं। अगर ईरान ट्रंप से समझौता नहीं करता तो अमेरिका उसे धरती से मिटाने वाला हमला शुरू कर सकता है। ईरान ट्रंप से डील पर सीरियस है, बातचीत चल रही है, लेकिन जिस तरह इजराइल ने युद्ध भड़का दिया है उससे ईरान समझ नहीं पा रहा कि वो ट्रंप पर भरोसा करे या नहीं, क्योंकि इजराइल ने ट्रंप की सभी अपील धुआं धुआं कर दी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बेरूत पर भयानक हमला करके हिजबुल्लाह के रादवान स्पेशल फोर्स के कमांडर अहमद गाली बलूद का सफाया कर दिया है। बलूद के खात्मे का ऐलान खुद बेन्यामिन नेतन्याहू ने किया है। ברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו. תודה ללוחמים הגיבורים שלנו, לאנשי המודיעין, לחיל האוויר שלנו. אתם הטובים בעולם. אני מצדיע לכם, עם ישראל מצדיע לכם. इजराइल ने जानकारी दी है कि नासिर यूनिट के खुफिया विभाग के सरगना मोहम्मद अली बजी और हिजबुल्लाह के हवाई निगरानी कमांडर हुसैन हसन रोमानी को भी मार गिराया गया है। गाजा पर भीषण हमला करके इजराइल ने हमास चीफ खलील अल हया के बेटे अज़ाम खलील अल हया को मार डाला है। मतलब ये कि इजराइल सभी फ्रंट एक्टिव कर चुका है। सीज फायर के बाद पहली बार बेरूत पर हमला करके नेतन्याहू ने सिग्नल दिए हैं कि अगला नंबर तेहरान पर धमाके का है। ईरान ने भी पूरी तैयारी के साथ इजराइल से हिसाब बराबर करने की धमकी दी है। ईरान ने इजराइल के लिए सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च पैड पर तान दिया है। इसमें सबसे खतरनाक फत्ता-1 और खैबर शिकन मिसाइल शामिल है। इसमें कदर और इमाद मिसाइल भी शामिल है। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कदर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। ये सभी मिसाइल इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में दागी जा सकती हैं। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशीबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों को इन्हीं मिसाइलों से ईरान पहले दहला चुका है। इसीलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान के मिसाइल गोदाम लगातार एक्टिव हैं। उनके लॉन्च पैड लगातार रिलोड किए जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है ईरान की फतह मिसाइल। फतह की खासियत है कि ये तेज रफ्तार के साथ अपनी दिशा बदलती है, यानी एक ट्रेजेक्ट्री में हमला नहीं करती। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर सभी दिशाओं से गुजर सकती है और जब टारगेट पर हमला करती है तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन का इसे देखना भी मुश्किल है। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में इजराइल में अगला धमाका कहां होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम काफी प्रेशर में हैं। इन सब से खास है अमेरिका का थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो पूरे इजराइल को बचाने के लिए तैनात किया गया है। थर्ड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थर्ड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थर्ड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती है, यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। इजराइल में ऐसे 2-2 सिस्टम तैनात हैं, लेकिन क्या ये काफी साबित हुए? बिल्कुल नहीं। हाइफा और तेल अवीव में फटी मिसाइलों ने बताया कि
कि ईरान एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है और उनको रोकना ना इजराइल के बस की बात है, ना ही अमेरिका इसमें 100% कामयाब रहा है। अगले 24 घंटे इजराइल के लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। अगर ट्रंप से ईरान की डील फाइनल नहीं हुई तो ईरान लेबनान और गाजा का बदला इजराइल की तबाही से ले सकता है, क्योंकि रदवान फोर्स चीफ और हमास चीफ के बेटे की मौत ने अब सुप्रीम लीडर मुस्तफा को बहुत ज्यादा भड़का दिया है। देखिए, रूस ने एक दिन के लिए 9 मई को सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान के बाद रूस और यूक्रेन में भयानक युद्ध भड़क गया है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि एक तरफा सीज फायर ऐलान के बावजूद रूस ने कीव समेत दूसरे इलाके में कई बड़े हमले किए हैं। अब रूस का यह भी दावा है कि उसने 300 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। रूस ने चेतावनी दी है कि 9 मई को विक्ट्री डे परेड के दिन अगर मॉस्को पर हमला हुआ तो कीव पर मिसाइलें गिरेंगी। पुतिन को कीव हर हाल में जीतना है। विक्ट्री डे से पहले कीव में मॉस्को का तिरंगा फहराना है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध एक पल के लिए थम गया है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग 1500 से ज्यादा दिनों से ऑन है। ये युद्ध अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रूस ने विक्ट्री डे के लिए सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन उसी बीच कीव में धमाके हुए, ड्रोन गिरे, मिसाइलें चली। रूस ने दावा किया कि उसने एक रात में 347 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 90 से ज्यादा ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। सवाल ये है, रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर का ऐलान क्या सिर्फ दिखावा था? क्या पुतिन 9 मई को विक्ट्री परेड से पहले यूक्रेन पर जीत को पक्का करने वाला हमला चाहते हैं? टूटा सीज फायर, अब कीव पर फाइनल अटैक। पुतिन का ऑर्डर, कीव को कुचलो, दुनिया को दिखाओ ताकत। मॉस्को की परेड से पहले यूक्रेन पर महायुद्ध। Фаєр на один день, а перед цим вбивати наших людей, ну, м'яко кажучи, просто нечесно. Ну, сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти. Ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні і дронові удари по українським містам. सीज फायर या छलावा, क्या मॉस्को ने शुरू कर दिया है निर्णायक युद्ध? मॉस्को में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, एयर डिफेंस एक्टिव है, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन रूस के अंदर तक पहुंच चुके हैं। यूक्रेन रूस से युद्ध करने के लिए अब प्राइवेट मिलिट्री कंपनी बनाने की तैयारी कर रहा है। ये कंपनी सर्विस के बदले पैसे वाले मॉडल पर काम करेगी। जेलेंस्की का इरादा ऐसे सैनिक तैयार करने का है जो पेशेवर, हाईटेक और ताकतवर हों। रूस के वैगनर ग्रुप की तर्ज पर ऐसे लड़ाकों की फौज तैयार करना चाहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग मशीन की तरह काम करे। दूसरी तरफ रूस का दावा है कि उसने सैकड़ों ड्रोन मार गिराए हैं, यानी अब युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि कीव बना मॉस्को तक पहुंच चुका है। तो क्या विक्ट्री डे से पहले ही पुतिन दुनिया को एक बड़ी सैन्य जीत दिखाना चाहते हैं, या फिर रूस यूक्रेन युद्ध पहले से और ज्यादा खतरनाक होने वाला है? Та усім українським піхотинцям і у День піхоти, і завжди.
Друге, сьогодні була нарада щодо деяких особливих післявоєнних можливостей наших воїнів. Весь світ бачить, що український воїн справді сильний, справді досвідчений. Наш експорт безпеки. मॉस्को की सड़कों पर रूस के विक्ट्री डे परेड की तैयारी चल रही है, लेकिन आर्म्ड व्हीकल, मिसाइल लॉन्चर और आर्टिलरी सिस्टम वाले ट्रक क्या रूस की सीमा को पार करके कीव तक पहुंच जाएंगे? क्या विक्ट्री डे से पहले मॉस्को ब्रिगेड कीव पर सबसे बड़ा हमला करेगी? 9 मई रूस का विक्ट्री डे, जब मॉस्को जर्मनी पर जीत का जश्न मनाता है। रेड स्क्वायर पर टैंक निकलते हैं, मिसाइलें दिखाई जाती हैं, पूरी दुनिया को रूसी ताकत का संदेश दिया जाता है। लेकिन इस बार विक्ट्री डे से पहले मॉस्को खुद डरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये मॉस्को के डर के पीछे पुतिन का वॉर प्लान है। मॉस्को ने दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदर तक पहुंच रहे हैं, जिसके बाद मॉस्को के आसपास एयर डिफेंस बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंटरनेट तक बंद करने की तैयारी की गई है और परेड की सुरक्षा युद्ध स्तर तक पहुंचा दी गई है। तो सवाल यह है कि क्या पुतिन विक्ट्री डे से पहले एक बड़ी सैन्य जीत दिखाना चाहते हैं? हालांकि रूस ने कहा है कि वे सीज फायर चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन ने आरोप लगाया कि सीज फायर ऐलान के बावजूद रूस ने ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे हैं। हमले की आवाज कीव, सूमो, डिप्रो और जापोरेजिया हर तरफ सुनाई दे रही है। तो सवाल उठता है कि क्या ये सीज फायर था या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक राजनीतिक ड्रामा? रिपोर्ट में दावा किया गया कि 24 घंटे में रूस की सेना ने 30 से ज्यादा घातक हमलों को अंजाम दिया। रात से सुबह तक 20 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई। रूस की सेना ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 90 से ज्यादा ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, जबकि इन हमलों के 24 घंटे पहले ही 9 मई को रूस ने विक्ट्री डे के लिए सीज फायर का ऐलान किया था। रूस के हमलों से यूक्रेन के शहर फिर खंडहर की तरह दिखने लगे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के सिर्फ ड्रोन अटैक में 27 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन ने इसे इस साल का सबसे घातक हमला बताया। रूस के हमलों के बाद ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल लॉन्च का वीडियो शेयर किया, जिसमें दावा किया गया कि 1500 किलोमीटर दूर रूस के शहर चिबॉक्सरी को भी निशाना बनाया गया। ज़ेलेंस्की ने पलटवार करते हुए कहा कि ये रूस के हमले का जवाब है और इस तरह के जवाब मॉस्को को मिलते रहेंगे। यूक्रेन का दावा है कि उसने इस मिसाइल से रूस के उस ठिकाने को तबाह किया जहां से रूस की नेवी उसके मिसाइल और एविएशन इंडस्ट्री को नेविगेशन कंपोनेंट सप्लाई होती है। हालांकि इसमें मिसाइल लॉन्च की जगह का जिक्र नहीं किया गया। FP5 फ्लेमिंगो यूक्रेन के खुद की बनाई मिसाइल है, जिसे कीव की फायर पॉइंट कंपनी ने बनाया है। इसे अगस्त 2025 में सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था। ये टॉम हॉक से 2 गुनी रेंज वाली मिसाइल है। इसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर है। इसमें 1150 किलोग्राम वॉरहेड फिट हो सकता है। रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका GPS गाइडेड सिस्टम इसे 14 मीटर के अंदर सटीक मार करने की क्षमता देता है। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल रूस के यूरोपीय हिस्से के लगभग पूरे इलाके को कवर करता है। रूस के पास फिलहाल मैक्सिमम 2500 किलोमीटर रेंज की ही मिसाइल है, लेकिन मॉस्को की मिसाइलों का वजन फ्लेमिंगो की तुलना में 2.5 गुना भारी है। मतलब फ्लेमिंगो से ज्यादा तबाही मचा सकती है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है। І потім дати можливість якихось свят. Ну, у нас свят немає. Ми просимо вибачення через Росію, через їх атаки. Тобто дати їм свято, а на ранок після 9-го вони знов будуть вбивати нас. Ну, тому ми будемо дивитись, як все пройде. अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पुतिन ने कीव पर दबाव बढ़ाने का ऑर्डर दिया है? पिछले कुछ दिनों में रूस के हमले अचानक तेज हुए हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। डोनेस्क और खार्किव इलाकों पर अब रूस का फोकस बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है
कि विक्ट्री डे से पहले रूस किसी बड़े शहर पर कब्जा कर लेता है तो पुतिन उसे राजनीतिक जीत की तरह पेश करेंगे। Представительству международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 26 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной वойне। लेकिन सवाल ये भी है, क्या रूस के पास इतनी ताकत बची है? 3 साल का युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध और हजारों सैनिकों की मौत, ड्रोन हमलों से तबाह एयरबेस, फिर भी रूस जीत के दावे कर रहा है। लेकिन क्या वो भीतर से थक चुका है? दावा है कि रूस के पास अभी भी 10 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, जिसमें से करीब 5 लाख सैनिकों की पूरी तैनाती यूक्रेन में है। जंग में उसके करीब 12 लाख सैनिक या तो घायल हुए या मारे गए, लेकिन इसकी भरपाई के लिए वो हर महीने 30,000 से ज्यादा सैनिकों की भर्ती कर रहा है। 2026 में सेना में आने वालों की कमी हुई है, इसीलिए रूस पर आरोप लग रहा है कि वो जबरन सैनिकों की भर्ती बढ़ा रहा है। लेकिन इस जंग में यूक्रेन भी बुरी तरह टूट चुका है। उसके बिजली के ढांचे को बर्बाद कर दिया गया है। शहर के शहर खंडहर हो चुके हैं। लाखों की संख्या में लोग माइग्रेट हो गए हैं। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की की सिर्फ एक ही डिमांड है, यूक्रेन का सिर्फ एक ही संदेश है, सीज फायर नहीं, रक्षा चाहिए। सिर्फ 24 घंटे के युद्ध में यूक्रेन के शहरों का हाल कुछ इस तरह से है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, इमारतें तबाह है, गाड़ियां जल रही है। रेस्क्यू टीम हर मिनट किसी न किसी की जान बचाने में लगी है। इस पूरे युद्ध में अब सबसे खतरनाक हथियार बन चुके हैं ड्रोन, सस्ते, तेज और घातक ड्रोन। रूस ईरानी डिजाइन वाले ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन से तबाही मचा रहा है। यानी ये सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध नहीं, बल्कि हथियारों की नई लैब बन चुका है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अपनी टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रही हैं। सीज फायर टूटा या तोड़ा गया, ये बहस चलती रहेगी, लेकिन इतना तय है, रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रहा, ये सम्मान और ईगो की लड़ाई बनता जा रहा है। उस संदेश की लड़ाई है जो मॉस्को दुनिया को दिखाना चाहता है। सवाल बस इतना है, विक्ट्री डे पर दुनिया जीत का जश्न देखेगी या एक और भीषण युद्ध की शुरुआत?